ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा के बिल्कुल समीप रत्न, जिन्होंने बाप दादा के इशारों को न केवल कैच किया पर उनको साकार भी किया। तो आइए स्वागत करते हैं ऐसे ही बाप दादा के अति समीप रत्न आदरणीय बृजमोहन भाई साहब का। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, बाबा ने हमें समय प्रति समय मुरलियों के द्वारा, संदेशों के द्वारा प्रेरणाएं दी हैं कि कैसे हम आगे अपने पुरुषार्थ को भी बढ़ाएं लेकिन सेवाओं को भी साथ साथ बढ़ाते रहें। तो ऐसे में एक घटना का वर्णन आपने किया था इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि कैसे बाबा का पोस्टेज स्टैम्प बना, और हाल ही में हमें सबको पता है कि दादी जानकी जी का भी कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो अभी ही भाई साहब, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ जो बाप दादी ने बाप दादा की गोद ली, और इतने कम समय में पुरुषार्थ करने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? और ये इतना हिस्टोरिकल इवेंट है और गर्व की बात है पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए। तो इस घटना के बारे में आप कुछ हमें आज बताएं। देखिए, बाबा ने मुझ आत्मा को साकार रूप में कुछ ऐसी पालना दी जी, जो मैं ही जानता हूँ। मैं 21 वर्ष की आयु होगी, अपने परिवार सहित माउंट आबू गया था, और बाबा ने उस वक़्त मेरे पर दृष्टि डाली, और जैसे कोई जन्मपत्री पढ़ लेता है तो बाबा ने, वो तो ज्ञान के सागर हैं, मुझे कुछ विशेष तौर पे पालना दी जो मेरी रग रग में है। तो मुझे बाबा के जो वहाँ रहा, मैं बार बार जाता रहा, जो ईश्वरी सिस्टम्स हैं, जो ईश्वरी नियम हैं, उनकी मुझे बाबा ने गहरी पहचान करवाई जी। और उस गहरी पहचान के कारण जब से मैं बाबा की सेवा में हूँ, मैं उन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि ऐसे में ये बाबा ऐसा क्यों करवा रहे हैं जी। इसके पीछे क्या गहरा रहस्य है। तो बाबा की तो गहराई को कोई नाप नहीं सकता। जी। जैसे आज की मुरली ले लो, आज की जो बाबा की मुरली है, उसमें बाबा ने मधुबन माउंट आबू की क्या महिमा की है कि जैसे लवर्स होते हैं वो या तो बगीचे में मिलते हैं या सी के बीच पर मिलते हैं, तो भगवान तुम्हारा सबका जो माशूक है, अकेला परमात्मा, उन्होंने तुम्हारे लिए ये माउंट आबू तैयार करवाया है, और ये चैतन्य आत्माओं का बगीचा है, एक से एक सुंदर खिला हुआ फूल है, फिर ये ज्ञान सागर का कंठा है, ये बीच है। तो इस प्रकार से जो बाबा की गहराइयाँ हैं, हर चीज़ के, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के, हर घटना के महत्व की, वो मैंने अपने दिल में जमा करता रहा हूँ नोट करके। और जब बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पोस्टेज स्टैंप निकला था, तो वो भी एक विचित्र वंडर था। दादी जी के पोस्टेज स्टैंप उसके 26 साल के बाद इस वर्ष मंजूर हुआ है जी। लेकिन वो भी एक विचित्र घटना थी कि उस समय ब्रह्मा बाबा का स्टैंप निकले, जबकि फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी होती है जो उसमें का हर बहुत प्रकार के उसमें मेंबर्स होते हैं, और वो एक तो पर्सनैलिटीज़ के और उसके बाद रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के स्टैंप के, उसके कई मेंबर सख्त खिलाफ थे जी। वो कहते थे कि नहीं। और वो भी कोई नॉन पुराना कोई पर्सनैलिटी हो, सूरदास कबीर दास हो तो और बात है, लिविंग वर्ड में जी। तो उस समय बाबा ने क्या कुछ विचित्र बातें करवा के वो पोस्टेज स्टैंप निकलवाया। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी अपनी ही गाथा है जी। और फिर खास बात ये थी कि वो पोस्टेज स्टैंप
प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से रिलीज कराया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रजापिता ब्रह्मा रिकॉग्नाइज करके उनका स्टैंप, नहीं तो पर्सनल नाम से स्टैंप निकलता है, दादा लेखराज, ईयर इतना टू इतना, जी। उसके बर्थ की डेट और डेथ की डेट बताई जाती, तब कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप निकलना। अब प्रजापिता ब्रह्मा, उनका ये तो डेट है ही नहीं जी। तो उस स्टैंप में वो डेट ही नहीं है। जी। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा गवर्नमेंट को जिसकी स्टैंप निकालते हैं उसका एक ब्रोशर बनाना होता है और उसमें हिस्ट्री लिखनी होती है उसकी। तो गवर्नमेंट खुद लिख रही है कि प्रजापिता ब्रह्मा कैसे हैं। तो उस समय एक बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक इवेंट थी। जी। तो क्या हमने करवाई होगी? तो बाप दादा की मदद तो सीधा ही बाप दादा ने करवाई, जी। क्योंकि बाप दादा बीच बीच में मुरलियों में कहा करते थे कि सरकार है वो नामी गिरामी लोगों के स्टैंप निकालती है, बाबा का उनको परिचय नहीं है, आदि आदि। लेकिन बाबा ने वो निकलवाई और उस वक़्त ब्राह्मण परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब दादी जानकी, बाबा ने उनको शुरू से ही एक अलग तरह की एक न्यारी आत्मा के तौर पे देखा और उसी तरह उनसे रोल करवाया। बाबा ने उनका नाम नहीं बदला जी। उनका ओरिजिनल नाम भी जानकी था और वो जानकी के नाम से जानी जाती थी। अन्य बहनों के बाबा ने नाम, अलौकिक नाम सबके दिए हुए हैं, प्रकाश मणि, चंद्रमणि, शांता मणि आदि जी। तो बाबा उनको जनक से जोड़ा करते थे कि राजा जनक विदेही कहलाता था, तो उसको जनक विदेही कहते थे कि ये आत्मा शरीर से बिल्कुल डिटैच होकर सेवा कर रही है और करेगी जी। और बाबा ने उनको इस काबिल समझा कि विदेशों में, भारत में तो हमारी दादियाँ अन्य हैं, दादी प्रकाश मणि सारे वर्ल्ड की इंचार्ज, कि विदेशों में जाकर ये आत्मा विदेही है और ये आत्मिक रूप से परमात्मा का परिचय देगी। तो दादी जानकी को इंग्लिश नहीं आती थी जी। लेकिन बाबा ने उनको लंदन भेजा और उसके बाद वो 30 वर्ष तक विदेशों में रहीं और अनेक केंद्र उन्होंने स्थापित किए और विदेशों में भी एक विदेश दूसरे से नहीं मिलता। उनके देशों के अलग अलग कल्चर हैं, उनके अलग अलग रेसेस हैं। अब चाइनीज़ की शक्ल अफ्रीका वालों से नहीं मिलती, अफ्रीका वालों की शक्ल अफ़गानिस्तान वालों से नहीं मिलती जी। तो ऐसी देशों में जाकर 30 वर्ष तक उन्होंने सेवा की जी। और सेवा की और विश्व सेवा का उनको काम था और उन्होंने 104 वर्ष की आयु पाई। ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी संस्था की हेड, खास तौर पे फीमेल हेड, 104 वर्ष तक शरीर में रहे जी। और अपने अंतिम वर्षों तक भी वो सेवा करती रही। ये इटसेल्फ स्पिरिचुअल और उनके विदेही पने का सबूत है जी। और अनेक विदेशी बहनें और भाई उनको एक माता की तरह मानते थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ उनकी ज्ञान सुनाया, उनकी पालना की और इतने सेंटरों का कुशलता से संचालन किया। बाबा ये कहते हैं कि अगर परमात्मा को सर्वात्माओं के पिता का टाइटल किसी ने दिलवाया है जी। तो विदेशियों ने दिलवाया है। जी। अगर विदेशों के बच्चे बाबा के बच्चे ना बनते तो भारत की आत्माओं का पिता कहलाता है ना। पहले तो लोग यही कहते थे ना कि ये संस्था हैदराबाद सिंध में स्थापित हुई थी, तो शुरू में ये कहते थे सिंधियों की संस्था है। जी। उसके बाद ये दिल्ली में आए और भारत में आए तो ये कहना बंद हुआ, तो फिर उन्होंने कहा ये भारतवासियों की संस्था है, नॉर्थ इंडियंस की संस्था है। फिर उसके बाद जब बाबा के बच्चे असम में, मद्रास में, हैदराबाद में, हर जगह हो गए तो ये भारत की संस्था है। लेकिन इसका फाउंडर विश्व का पिता है, वो तो दादी जानकी ने ही प्रसिद्ध किया ना जी। तो इस प्रकार की दादी जानकी जब वो अव्यक्त हुई, शरीर छोड़ा उन्होंने पिछले वर्ष, तो उनके शरीर छोड़ने के साथ ही सारे विश्व में लॉकडाउन हो गया जी। कोरोना की वजह से
और एक अजीब तरह की सारे विश्व में एक समझिए लहर फैल गई। टोटल वो विश्व रहा ही नहीं जो पहले था, और उसके उस प्रकार के वापस आने की भी उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। तो ऐसी आत्मा जो शरीर में रहते हुए भी परमात्मा का तरफ लोगों का ध्यान करवाती रही, और शरीर छोड़ने के बाद इतनी शक्तिशाली आत्मा जिसने सारे विश्व में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सूनर और लेटर, क्योंकि लोग जब वैसे कहते थे हम तो बिजी हैं, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं, भगवान की बात हम क्या सुनेंगे, वो धीरे धीरे उनका समय निकलने लगा। अब तो ये हालत आ गई है कि उनका समय पास नहीं होता, और वह लोग टेलीविज़न इत्यादि के द्वारा अपना समय पास करते हैं। लेकिन वो उनमें तो वही पुरानी बातें ही दिखाई जाती हैं, पुरानी दुनिया की। लेकिन उसी में अब हमारा भी जो माध्यम है वो मीडिया ही हो गया है, यानी इंटरनेट ही हो गया है, जिसके द्वारा बहुत से लोग हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं कि अब बाबा के ज्ञान की तरफ उनका रुजू हुआ है, रुचि हुई है। वो सुनते हैं, मनोमन सोचते हैं कि ये तो कुछ ईश्वरीय संदेश है। तो ये सारा कार्य दादी ने किया, और जाते समय भी ये कर गई। तो ऐसी दादी के लिए मेरे मन में खास विचार आया, जैसे बाबा ने प्रेरणा दी कि ऐसी दादी का कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प अवश्य निकलना चाहिए। जी, पूरे विश्व में यूनिक आत्मा है। शायद ऐसे तो इसका निकलना चाहिए, और नियम और कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से बाबा ने प्रेरणा दी। पहले भी ब्रह्मा बाबा के वक्त भी दी थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में ये स्टैम्प का कार्यक्रम होता है, वो मुझे एडवांटेज है। लेकिन मेरे दिल में घंटी बजी कि कुछ भी हो जाए, ऐसी दादी का कम से कम स्मारक भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज करे, ये होना चाहिए। जी। तो पहले तो मेरे मन में ये प्रेरणा आई। तो फिर मैंने रिवाइज जो रूल आजकल के हैं स्टैम्प निकलने के, वो पढ़े। तो उन रूल्स को जब मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि किसी का भी कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प उसके शरीर छोड़ने के 10 साल बाद ही निकलेगा। ओके। ये उनका नियम बन गया। जी। अच्छा, एक दो एक्सेप्शन उन्होंने किए थे, जैसे राष्ट्रपति है तो उसका अगले वर्ष ही 1st एनिवर्सरी पे निकलेगा, लेकिन उसके अलावा किसी का भी हो। और हम देखते हैं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, कितने पॉपुलर नेता हैं जी। और आज की सत्ताधारी गवर्नमेंट के तो जैसे अग्रगणी हैं जी। उनका भी स्टैम्प गवर्नमेंट ने नहीं निकाला क्योंकि 10 साल नहीं हुए। हमारी दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा जी। जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थी जानकी दादी से पहले, उनका भी स्टैम्प गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 10 साल का रूल है, नहीं निकला। अब दादी जानकी का कैसे निकला है जी। तो इसलिए जब मैंने वो रूल्स पढ़े तो उसमें एक केवल एक्सेप्शन था। उसमें लिखा था कि आर्ट कल्चर एंड म्यूजिक जी। इस श्रेणी वालों का स्टैम्प पहले निकल सकता है, क्योंकि आर्ट कल्चर और म्यूजिक के जो लोग होते हैं 10 साल बाद तो लोग उनको भूल ही जाते हैं। एवरी डेकेड में वो तो आर्ट कल्चर म्यूजिक की डेफिनेशन ही बदल जाती है, उसकी सारी ग्राउंड रियलिटी बदल जाती है। जो म्यूजिक हम 90s में सुनते थे, 90 पिछली सेंचुरी में, वो कुछ और ही तरह का था। और उस सेंचुरी में भी देखें तो हर डेकेड के बाद नया तरह का आर्ट आ जाता था, कल्चर आ जाती थी। आज का देखिए कितना भिन्न है, उससे टोटली डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि अगर इसके लिए 10 साल की कंडीशन लगाएंगे तो इनको तो कोई जाने पहचानेगा भी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्शन रखा हुआ था आर्ट कल्चर एंड म्यूजिक। तो उस आधार से भाई साहब कल्चर शब्द का हमने बहुत अच्छे से युक्त प्रयोग किया। तो उस वक्त मेरे मन में घंटी बजी जी कि देखो ये एक दादी ने समझो या बाबा ने या ड्रामा ने ये एक्सेप्शन रखवाया है। रखवाया तो किसी और पर्पस से है, लेकिन हम इसका डेफिनेटली ये हमारे लिए एक विंडो छोड़ा है भगवान ने, तो हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी।
तो नॉर्मली तो आप जानते हैं वो कल्चर किसको कहते हैं जी। कल्चरल ट्रूप्स आते हैं, एक्सचेंज होता है, उसमें डांसेज, म्यूज़िक आदि इस तरह की चीज़ें होती हैं। हर एक सभ्यता की अपनी अपनी रौनक है, तो वो उन्होंने रखा हुआ है। पर हमने उस शब्द को लेकर दादी जी का एक बाकायदा तौर पे बनाया कि भारत की कल्चर को जी। जानकी दादी जी ने 30 साल तक विदेशों में प्रैक्टिकल रूप में फैलाया। जी। और भारत की कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है योग, कि भारत का योग सारी दुनिया मानती है कि योग भारत से शुरू हुआ है, ये भारत की विशेषता है। और आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में जा कर के एक साल में एक दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रखवाया था। जी। और वो इसीलिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी कि सारी दुनिया अब हर साल एक दिन भारत के योग के बारे में जानेगी, उसको पहचानेगी। जी। तो वो भी एक कदम था, समझिए, इस श्रृंखला में। वो कदम ना होता तो ये आगे भी नहीं बढ़ता, क्योंकि योग को पहले से ही रिकॉग्निशन मिल चुकी थी। यद्यपि कौन सा योग, भारत में तो अनेक योग हैं, वो उस बात को छोड़ दें, लेकिन योग शब्द तो था। तो दादी जानकी जी, हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था का तो मुख्य विषय ही राज योगा है, सहज राज योगा है। तो दादी जानकी जी ने 30 वर्षों में विश्व के कोने कोने में सभी कॉन्टिनेंट्स में 137 देशों में जी राज योगा केंद्र स्थापित किए। तो हमने उस प्रकार से वो सारा बनाया कि एक ऐसी महिला हैं जो 104 वर्ष की आयु तक जिए हैं, और जो सुप्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके इतने देशों में केंद्र हैं, और भारत की शान है कि भारत की संस्था के इतने देशों में केंद्र हों, और पक्के केंद्र एस्टेब्लिश्ड हैं। यहाँ तक कि भारत के जो दूतावास हैं अन्य देशों में, वो भी रिपब्लिक डे मनाना हो, इंडिपेंडेंस डे मनाना हो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाना हो, तो ब्रह्मा कुमारीज का ही आधार लेते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेल्फलेस सर्विस करते हैं। तो इसलिए ये जो था, हमने उसको बेस बनाया। और फिर ये भी सोचा कि हम, हो सकता है कि गवर्नमेंट का ध्यान वो सोचे, नहीं हम तो आर्ट कल्चर को दूसरा मानते हैं। तो हमारी दादी जानकी जी ने ये भी किया कि हमारे ज्ञान को हम म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर के द्वारा प्रचलित करते हैं। और हर कॉन्टिनेंट में हमारे कल्चरल ग्रुप्स हैं। हमारा अफ्रीका में अलग कल्चरल ग्रुप है, जापान में अलग कल्चरल ग्रुप है, रशिया में है, यूएसए, कई स्थानों पर तो बड़े प्रसिद्ध कल्चरल ट्रूप्स हैं जो कि भारत में आकर, भिन्न भिन्न शहरों में जाकर अपनी ईश्वरी ज्ञान के आधार से, पवित्रता के आधार से कला दिखाते हैं। यहाँ तक कि पिछले कुंभ मेले में सरकार ने उनको बुलाया था इलाहाबाद में कि तुम आकर के ये कल्चरल ट्रूप दिखाओ। कई जगह पे गवर्नमेंट्स बुलाती रहती है। और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो पूरा खर्चा किराया देकर रशियन कल्चरल ट्रूप को बुलाया था, उनको रिकॉग्निशन दिया कि तुम भिन्न भिन्न स्थानों में करो। तो हमने उनके भी पिक्चर निकाल करके वो उसमें लगाए कि कल्चर भी देखो, कितने कल्चरल ट्रूप्स का एक्सचेंज हम लोग करते हैं। और साथ साथ हमने इसको राज योगा की कल्चर बनाकर, फिर हमारी दादी जानकी जी ने, ऐसा कौन सा भारत का नेता होगा, ना होगा, और विश्व का नेता ना होगा जिनसे उन्होंने मुलाकात ना की हो, जिनको उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से प्रभावित ना किया हो, जिनको उन्होंने कोई ईश्वरीय मंत्र ना दिया हो। तो भारत सरकार के प्रेसिडेंट से लेकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर, ये स्टैंप वाले मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी से लेकर, ऐसे किसको नहीं किया होगा। तो हमने वो भी एल्बम में चित्र लगाए। और लास्ट तो आप जानते हैं कि दादी जानकी जी जब माउंट आबू में थे तो भारत के राष्ट्रपति खास अपना समय निकाल कर उनसे ब्लेसिंग लेने गए थे। और तो इस प्रकार से सारे वर्ल्ड के हमने वो भी पिक्चर लगाए, ताकि कल्चर के हिसाब से भी और योगा के हिसाब से भी
ये स्ट्रॉन्ग केस बने। फिर भी आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में एक एक्सेप्शनल केस बन जाए जो कि 10 साल की सीमा को छोड़ सके, तो उसके लिए ये तो आप देख रहे हैं कि बाबा का सहयोग, दादी जानकी की जो है कहते हैं उसकी जो तपस्या और और योग्यता जी। कि उन्होंने जो कार्य किया था वो इसके पीछे था, वो बहुत ही डिज़र्विंग केस था। इसलिए बाबा ने हर कदम पर सहयोग दिया। पहले तो ये विंडो रखवाया जी। आर्ट कल्चर म्यूज़िक का, फिर उसके बाद बाबा ने गाइड किया इसको कैसे प्रकार से आपने प्रेजेंट करना है। तो हमारी ख़ास बात ये हुई कि हर कदम पे बाबा की मदद रही। तो जब हमारी बहनें ये पूरा केस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बना करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिल्ली में जहाँ ये स्टैंप का काम होता है, वहाँ गई, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट है जी। उनसे मिली, सबसे बड़े वही थे, उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा आइए, देवियाँ मेरे ऑफिस में आई हैं, आइए आइए। तो उससे पता लगता कि बाबा ने उनको भी टच किया हुआ था जी। और बहनों की पर्सनैलिटी से, पर्सनल जाने से वो अति प्रसन्न हुए। तो ये भी एक समझो बाबा की मदद थी कि पहले फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो उस वक़्त जब बहनों ने मुझे बताया कि ऐसा किया, तो मैंने कहा ये व्यक्ति ज़रूर इसमें मदद करेगा। तो उन्होंने भी कैसे सहयोग दिया इस पूरी चीज़ को साकार करने तो उसमें ये नहीं देखिए कि उनका अप्रोच ऐसा था जी, एटीट्यूड ऐसा था। तो फिर उन बहनों ने जब उनको ये सारा केस बताया तो उन्होंने खुद इनको सजेस्ट किया जी। कि बहन जी, हमने उसका डिनोमिनेशन स्टैंप का 25 रुपये सजेस्ट किया था, क्योंकि आज के ज़माने में 5-10 रुपये कुछ होता नहीं। उन्होंने कहा नहीं बहन जी, इसको आप लोअर डिनोमिनेशन का बनाइए, 5 रुपये का बनाइए, और हमें रिक्विजिशन करना होता है कि कितने स्टैंप आप लेंगे जी। क्योंकि डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू का भी ध्यान रखता है। तो उन्होंने कहा कि हमने 25 रुपये के 1 लाख स्टैंप लिखे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, आप 5 रुपये के 5 लाख स्टैंप लिखिए। ओके। तो ये राय दी और उनको भगवान मदद गाइड कर रहा है और उनको टच कर रहा है और वो हमें राय दे रहे हैं। तो उसी अनुसार बहनों ने उसका टोटल चेंज किया। दोबारा से हमने वो सारा एप्लीकेशन बनाया, तो क्योंकि वो डिपार्टमेंट के उसको जानते हैं। फिर उनके बाद उनके किसी नेक्स्ट आदमी के पास वो जाता है जी। तो जो डील करता है, तो उस व्यक्ति ने भी बहुत अच्छी तरह से यानी इसको अच्छी तरह टेस्ट किया, चेक किया। फिर हमको कहा गया कि आप स्टैंप के कुछ डिज़ाइन भेजो। तब हमारे मन में आया कि शायद ये कंसिडर करेंगे जी। तो कुदरती तौर पे हमारे ही यज्ञ में 2 भाई हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। उनसे हमने 6 डिज़ाइन बनवा के भेजे। तो फिर था मिनिस्टर से पास होना। डिपार्टमेंट वाले तो काफ़ी फेवरेबल हो गए, तो हर स्टेप पे मदद कर रहे थे। तो जो मंत्री हैं वो भी समित संबंध में हैं, तो संपर्क मंत्री में जो हैं? है रविशंकर प्रसाद जी, वो ORC में दिल्ली में भी आए हुए हैं जी। और बहनें उनसे मिलती रही हैं, और वो माउंट आबू गए थे। वो भी माउंट आबू गए थे और दादी जानकी जी से उन्होंने खास कहा था जी। कि बड़ी है ना, तो दादी जानकी जी प्रोग्राम में थोड़े टाइम के लिए आते कि मुझे इनसे ब्लेसिंग दिलवाओ। तो उनको भी दादी जी से ब्लेसिंग मिली हुई थी, थोड़ा मुलाकात हुई थी। तो उनको भी दादी जानकी का पता था कि भाई, और उस बड़े होशियार थे। उन्होंने हमारे वहाँ मंत्री तो होते हैं ना बड़े, हर चीज़ में हर फन मौला होते हैं, तो हमारे वहाँ स्टूडियो में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, कई प्रश्न भी पूछे थे, तो उनको भी संस्था का पता था। तो हम तो अपनी तरफ से उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि मंत्री जी से मिल लें, उनसे बात करें। लेकिन ऐसी घटना हुई, बाबा की ऐसी मदद हुई कि वो फाइल मंत्री जी के पास गई और उन्होंने अप्रूव करके भी भेज दी। अच्छा। यानी बिना हमारे उनके संपर्क किए ही उन्होंने उसको अप्रूव करके भेज दिया। इसमें ये बाबा की शक्ति के सिवाय ये क्या हो सकता है। तो मंत्री जी ने उसको, अब हम बल्कि अभी
तलाश कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे जी। कि मंत्री जी से मिले, उनसे एल्बम दिखाएं, उनको सारी दिखाएं, लेकिन उन्होंने प्रूव करके भी भेज दी। तो हमें जब अचानक डिपार्टमेंट ने कहा, कुछ पूछा कि भाई आप वो जो आपका है का जो प्रोग्राम है उसमें आप पैसे वगैरह जमा कराओ, जी। हैं, तो फिर उन्होंने हमें ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया कि अप्रूव हो गया। तो हमारे दिल में तो जैसे बाबा की शुक्रिया क्या कहें जी। कि बाबा ने खुद ही इस स्टैम्प को निकलवाया। तो जैसे कम खर्च बाला नशीन, हाँ, तो कम समय हाँ, कम एनर्जी खर्च करके बाबा ने बड़ा और कार्य फर्स्ट कराया। एनिवर्सरी पर उनकी स्टैम्प निकलेगी। जी। उसके प्रोसेसेस हैं कि अभी पैसा जमा होगा, उसके बाद वो डिज़ाइन फाइनल करेंगे, फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैम्प प्रिंट करेंगे, और फिर उसका जो रिलीज़ होगा वो दादी जी की फर्स्ट एनिवर्सरी 27 मार्च 2021 होगा। जी भाई साहब। और उसको भी जो है पिछले समय वर्ष बार ब्रह्मा बाबा जी का पोस्टेज स्टैम्प हमने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में कराया था। जी। तो उसमें फिर गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी आते हैं और लोग भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं। तो अभी भी क्योंकि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी माउंट आबू जाके आए हुए हैं, दादी जी से आशीर्वाद लेके आए हुए हैं। अब आगे की कार्रवाई हम यही कर रहे हैं जी। कि उनको अप्रोच करके इस स्टैम्प का भी जो लॉन्च है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा कराया जाए। उसमें भी अवश्य बाबा मदद करेगा, हमारा दिल कहता है। जी। और उसका और भी कुछ प्लान्स हैं। इस स्टैम्प के रिलीज़ के समय इसको एक बहुत बड़ा वैश्विक रूप हम दे दें, क्योंकि सारे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं वहाँ वहाँ दूतावास भी हैं बहुत जगह भारत के। तो इसको एक ग्लोबल एक सेलिब्रेशन दादी के ऑनर में बनाया जाए। तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया है कि कैसे एक छोटी सी विंडो निकाल कर बाबा ने उसको इस कार्य को खुद सफल कराया है, क्योंकि हमारी दादी वैश्व सेवा करती रही हैं और वो डिज़र्व करती हैं कि भारत सरकार उनका भी ऑनर करे। तो पहले से ही बाप दादा ने आदि से ही बेस भी बनाया था दादी के लिए, और कैसे हर एक कदम पे हर एक आत्मा को टच करके बाप दादा ने उनके द्वारा, जैसे कि हम जितना ना जान पाए उन रूल्स को, वो सामने से गाइड कर रहे हैं और अप्रूव कर रहे हैं उस चीज़। सारे ही लोग सहयोगी रहे जी। नहीं तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं कोई तो ऐसा निकल आता है। यहाँ तक कि वहाँ एक अलका नाम की बहन है जो डिज़ाइनर है, जो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ स्टैम्प डिज़ाइन, तो उसने कहा कि जब प्रजापिता ब्रह्मा का स्टैम्प निकला था तब भी मैं थी, वो इंचार्ज है। उसको भी बहुत उमंग उत्साह था कि ये लोग कैसे डिज़ाइन भेजते हैं, मैं उसको कैसा करूं, आदि आदि। अभी भी उसका फ़ोन आया है कि एक दादी के स्टैम्प में हमने शिव बाबा दिखाया हुआ लाल रंग से, तो उसने सोचा ये शायद स्काई है, तो उसने फ़ोन किया कि स्काई का रंग ब्लू होता है, मैं इसको ब्लू कर दूं। फिर उसको हमने समझाया। यानी इतनी रुचि सारे डिपार्टमेंट में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हमने पाया जो कुछ भी इसके बारे में कहे। जैसे बना बनाया एक खेल होता है, उसको हम देख रहे हैं, ये चीज़ बनी बनाई है। और हमें मन में यही घंटी बजी थी कि दादी का स्टैम्प है, तो रूल्स अलग चीज़ हैं, लेकिन रूल तो मनुष्यों के लिए बनते हैं। दादी तो हर कुछ करवा सकती है, वो सिद्धि स्वरूप है, तो और बाबा उसके पीछे है, तो इसलिए ये स्टैम्प अवश्य निकलेगा। तो वही बात साबित हुई। तो बिल्कुल भाई साहब, जैसे दादी ने सेवाएं की, वो भी एक प्रकार का करिश्मा ही है। तो दादी अभी भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में सेवा करवा ही रही है, और ये शक्ति है त्याग तपस्या की, बाप दादा की मदद की, जिसके बिना ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता। तो आज हमने भाई साहब के द्वारा एक और बाप दादा की विशेष मदद को समझा, उसको बारीकी से जाना। थैंक यू भाई साहब, जो आज आपने ये लेटेस्ट हमारे बीच में शेयर किया है, क्योंकि इससे हमारा ब्राह्मणों का बाबा में निश्चय भी बढ़ता है। बिल्कुल देखा जाए तो जब कोई चीज़ जिसको हम लगभग नामुमकिन मानते हैं, इम्पॉसिबल मानते हैं,
और वो बाबा करवा देता है, तो हर ब्राह्मण के निश्चय की लेवल ऊपर आती है। देखो बाबा ने करवा दिया ना, तो ये बात है जी। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।